नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है साइबर कैफ़े ट्रेनिंग। साइबर कैफ़े ट्रेनिंग होता क्या है? तो पहले देख लेते हैं ना साइबर कैफ़े क्या होता है। साइबर कैफ़े के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, तो साइबर कैफ़े क्या होता है? तो साइबर कैफ़े वैसा जगह है जहाँ से ऑनलाइन से संबंधित काम होता है, जहाँ पर सरकारी नौकरियाँ या फिर प्राइवेट नौकरियों का फॉर्म फिल किया जाता है। जब प्राइवेट नौकरी या फिर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल किया जाएगा तो उसके अंतर्गत कुछ डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना होगा, जैसे फोटो, सिग्नेचर, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, जीरोक्स कॉपी, प्रिंट, फोटो कॉपी, ये सब चीज़ें करना साइबर कैफे के अंतर्गत आता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, प्रिंट करना, रिजल्ट देखना, रिजल्ट को प्रिंट करना, और भी अन्य काम आते हैं जैसे रिचार्ज करना, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, चाहे किसी भी तरह की टिकट हो, मनी ट्रांसफर इत्यादि। इससे भी और भी ज़्यादा सब वर्क किया जाता है, जैसे आधार आपका अपडेट, पैन कार्ड अप्लाई करना, हर एक टाइप का यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना। एक कंप्लीट सीरीज लेके चल रहा हूँ साइबर कैफे की। इसके अंतर्गत जो भी काम होता है ना, सारा काम मैं एक एक वीडियो सेपरेट बना के आपको दिखलाऊंगा। साइबर कैफे से रिलेटेड और भी जानकारी अगर चाहिए होगा तो मेरे पास एक साइबर कैफे का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, माही साइबर कैफे के। अगर पटना से होंगे, बिहार से, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना काम यहाँ से भी करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इस इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो मैं कुछ काम को टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है। जब फॉर्म भरने चलेंगे किसी कैंडिडेट का, कोई भी फॉर्म भरने चलेंगे तो सबसे पहले फ़ोटो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सेपरेट एक फ़ोटो एडिटिंग की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, रिसाइज करना, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। दूसरा स्टेप होता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, ये सभी हमारे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैं आपको बतलाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्म भरने का तरीका। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स बनती है, हर एक फॉर्म का अपना अपना भरने का तरीका होता है, उनके अपने अपने स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिनको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद दूसरी होती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। जैसे कि एडमिट कार्ड को प्रिंट करना, कैसे एडमिट कार्ड को प्रिंट करेंगे? जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके फॉर्म भरने के बाद में एक निश्चित समय के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ये सारा काम इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सभी काम ऑफलाइन भी होते थे पहले और अभी भी ऑफलाइन होते हैं, लेकिन अब हर चीज़ को ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है। जैसे पहले हम लोग पैन कार्ड अप्लाई करते थे ऑफलाइन, उसको फॉर्म फिलअप करके पैन कार्ड ऑफिस में जाकर जमा करते थे, उसमें जो पेमेंट लगती थी पेमेंट देते थे, वहाँ पे फिर रिसीविंग मिलता था। उसी काम को सेम अब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन सभी काम हम लोग फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद तो सारा पेमेंट भी ऑनलाइन ही हम लोग को अकाउंट से कटवा देना है। तो सारा प्रक्रिया मैं बतलाने वाला हूँ आपको। उसी तरह अगर यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म भरी जाए, गवर्नमेंट जॉब जो बंदे तैयारी करते हैं, बहुत सारे रेलवे की, बैंक की, एसएससी, बहुत सारे टाइप के गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं, उनको भरने का प्रोसेस क्या होता है वो मैं बताऊंगा। जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड चाहे यूनिवर्सिटी की हो, कॉलेज की हो, स्कूल की हो, या फिर ऑनलाइन फॉर्म जो भरे थे आपने एग्जाम के लिए, उसकी एडमिट कार्ड आएगी। किसी भी टाइप के एडमिट कार्ड को प्रिंट करने का प्रोसेस मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम के बाद से रिजल्ट बनती है, रिजल्ट चेक करने का भी प्रक्रिया में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं फोटो एडिटिंग के बारे में। हमने क्या देखेंगे फोटो एडिटिंग के बारे में? हम ये देखेंगे कि फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करें, फोटो को रिसाइज कैसे करें, पिक्चर को रिसाइज कैसे करें, डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स और पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे फॉर्म में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है कि पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, पीडीएफ के रूप में अपलोड भी करना पड़ता है। फोटो सिग्नेचर को जनरली जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फाइल में अपलोड की जाती है वेबसाइट्स पे, और डॉक्यूमेंट को, मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट की जाती है और फिर उसके बाद उसको अपलोड की जाती है। सारे स्टेप मैं क्लियर आपको बतलाऊंगा। मैं एडिट करना सिखाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के थ्रू बताऊंगा। दूसरी एक होती है एमएस पेंट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी हम डॉक्यूमेंट को एडिट करना सिखाएंगे। जैसे रिसाइज करना डॉक्यूमेंट को हो गया,
रेशियो मेंटेन करना हो गया, सब चीज़ों के बारे में, सब टॉपिक के बारे में एक एक करके मैं समझाने वाला हूँ, वीडियो में बतलाने वाला हूँ। फोटो पर अपना नाम लिखेंगे, डेटा फोटो कैसे लिखेंगे, जैसे नीट का फॉर्म भर रहे हो आप, जेई मेन की फॉर्म भर रहे हो, रेलवे की फॉर्म भर रहे हो ना, उस टाइप के फॉर्म भरते समय उसमें ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और फोटो पे डेट और टाइम होना चाहिए। ज़्यादातर डेट मांगा जाता है, तो वो चीज़ें मैं करना सिखाऊंगा। किसी भी टाइप का आपका फोटो हो उसको मैं बैकग्राउंड चेंज करना बताऊंगा, उसके नीचे आपका नाम भी लिखना सिखाऊंगा। पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज करना है ना, पिक्चर के बैकग्राउंड को व्हाइट कलर करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा भी पिक्चर को एडिट किया जा सकता है। देखो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा पिक्चर को एडिट करना, फोटोशॉप के द्वारा पिक्चर को एडिट करना, ये एक एकलौता एक ऐसा चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वर्ड से रिलेटेड सारा काम किया जाता है, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा तैयार करना, लेटर्स लिखना, ये सभी ना, बुक वगैरह टाइप करना, नोट्स प्रिंट करना, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। तो मैं आपको बताऊंगा वर्ड के अंदर ही फोटो को एडिट कैसे करोगे। हालांकि ये टफ होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर को एडिट कैसे करोगे, बैकग्राउंड को चेंज कैसे करोगे, उसके नीचे अपना नाम कैसे लिखेंगे, डेट कैसे लिखेंगे। सेम उसी चीज को मैं फोटोशॉप के माध्यम से भी करके बतलाऊंगा। फोटोशॉप हालांकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही लोग पहले से भी जानते होंगे, जो स्टूडियो वाले हैं वो पिक्चर को क्लियरिफाई करते हैं ना, पिक्चर को बहुत ही बेहतर क्वालिटी बनाते हैं, नीचे नाम भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप तो एडिटिंग के लिए तो बेहतर ही माना जाता है, मतलब एडिटिंग का सबसे मेन अगर एक्सट्रीम लेवल सीखना तो फिर फोटोशॉप पे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने के लिए हम ऊपर में भी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर और पेंट के द्वारा भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हम ऑनलाइन किसी फॉर्म को कैसे भरेंगे, किसी फॉर्म का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग आगे चलेंगे, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रूप से कैसे अपलोड करेंगे, किसी फॉर्म में पेमेंट लग रही है तो पेमेंट हम कैसे अपने एटीएम से पेमेंट उसको करेंगे, और फाइनल स्टेप को प्रोसेस करते हुए फिर उसको हम प्रिंट आउट कैसे लेंगे, प्रीव्यू कैसे देखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज की टॉपिक हमारे इन्हीं पे होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फोटो एडिट करना बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे जो कि हमारा इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में अभी अभी मैं बतलाने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और एक कोई भी वेबसाइट पे चलते हैं और एक फॉर्म को खोलते हैं, उसके अंदर के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और एक फॉर्म आपके सामने में लाइव प्रैक्टिस करके दिखलाने वाला हूँ दोस्तों। प्रैक्टिकल के लिए हम अपने स्क्रीन पे आ गए, कहीं भी आप एक गूगल ले लेंगे ना, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, कुछ भी आप जो ब्राउजर आप चलाते हैं तो वो ले लेंगे। जैसे कि मेरे केस में ओपेरा मिनी में चलाता हूँ, ओपेरा ब्राउजर में ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओपेरा में जाऊंगा, सरकारी रिजल्ट ले लूंगा, सरकारी रिजल्ट के अंदर एक फॉर्म निकली हुई है यहाँ की, ओरिएंटल इंश्योरेंस OICL AO, एक तरह से ये पीओ का फॉर्म होता है। ओरिएंटल इंश्योरेंस जो होती है ना, ओरिएंटल ओरिएंटल इंश्योरेंस OICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें 100 वेरियस सीट है। आप इसके सारे नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। ये फॉर्म कब से निकली हुई है, कब लास्ट डेट होगी, ठीक है ना, इसकी एग्जामिनेशन कब होगी, एडमिट कार्ड्स कब निकलेंगे, कितनी पेमेंट लग रही है, कैटेगरी जनरल वगैरह सब चीज़ों को लेकर आप अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा अच्छे से। मिनिमम एज 21 होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर होना चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन लगता है, एज रिलैक्सेशन का मतलब हो गया कोई ST SC है, OBC है तो, या फिर एक सर्विसमैन है तो उन लोगों के लिए स्पेशल कुछ छूट मिलती है, तो उनके एज अगर ज़्यादा भी हो जाए ना, इस एज के अकॉर्डिंग 3 साल एक्स्ट्रा भी बढ़ा के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए एक्सटेंशन मिलती है, छूट मिलती है। आप देखोगे ना यहाँ पे अकाउंट सीट के लिए 20 सीट रिजर्व है, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए, जैसे BCom 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर MBA फाइनेंस या CA वगैरह होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे पोस्ट का नाम है और यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशंस है, यहाँ पे सीटें हैं, आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे अच्छे से एक बार। आप जिसमें वेरी करेंगे, जो क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग मैच हो रही है, आप इसको फिल करेंगे। याद रहे कि सब में 60% मार्क्स मांग रहा है, कोई सेकंड डिवीजन से पास किया होगा ग्रेजुएशन में तो वो फिलअप नहीं कर सकता। आप सारा चीज कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे चलेंगे फॉर्म फिलअप करने, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड हमको यहाँ पे जैसे ऑनलाइन अप्लाई में चलेंगे, ओके करेंगे, साइड हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है आपको, ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर लिखा हुआ, आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना।
क्लिक करने के बाद आपको एक स्टेप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे दिया हुआ ना क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके नीचे दिया हुआ है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालिए और यहाँ पे कैप्चा को फिल कीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ, और सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। मतलब फर्दर डिटेल्स इस लॉगिन करने के बाद दी जाएगी। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन से भी पहले के स्टेप में हो, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता। तो आप यहाँ पे जाएंगे सबसे नीचे और हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेगा। सबसे ऊपर में लिखो, और मैं बड़ा कर इसको जूम कर दिखला रहा हूँ। हाउ टू अप्लाई, डिटेल्ड गाइडलाइन, प्रोसीड्यूर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स ऑफ फीस, स्कैन एंड अपलोड्स ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इतना चीज आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होगा। एक फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास जो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, जो कि एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है। वो एक आपको फोटो चाहिए होगा। उसके बाद एक सिग्नेचर चाहिए होगा। सिग्नेचर कैसे देनी है, एक व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक वाली पेन से अपना सिग्नेचर करना है, उसको भी स्कैन कर लेना है। उसके बाद देना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, का मतलब होता है अंगूठे का निशान एक तरह से। ठीक है, लेफ्ट थंब का थप्पा आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे देना है, तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक वाला जो स्याही होता है पे एक अंगूठे का निशान लगाना है, उसको भी स्कैन कर लेंगे। एक लास्ट में एक होता है एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, ये भी उसी तरह करना है आपको। अब हैंड रिटेन डिक्लेरेशन के अंदर होता क्या है, आपको एक पेन से, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, यहाँ पे तो प्रीफर कर रहा है ब्लैक इंक वाली पेन से, लेकिन ब्लू भी पेन से लिखेंगे तो फॉर्म गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हैंड रिटेन डिक्लेरेशन देना है। नीचे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। आई, उसका आपका नाम, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इतना लिख के आपको अपने कलम से एक व्हाइट पेज पे स्कैन कर लेना है। अब सबका बारे में देख लेते हैं, कितने केबी के अंदर स्केल होगा और कितने पिक्सल के अंदर, मतलब कितने डायमेंशन के अंदर स्कैन की जाएगी। चार चीज हमको कंप्लीट करना है। और नीचे चलेंगे तो फिर पेमेंट दिया जाएगा, लास्ट में पेमेंट करना है, तो पेमेंट भी मैं करके दिखलाऊंगा सारी चीजें। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ इमेज, फोटोग्राफ इमेज, जब फोटो लेंगे ना वो फोटो कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट टाइप का एक कलर पिक्चर होना चाहिए, जो लाइट कलर में हो, बहुत ज्यादा डीप में ना हो। बैकग्राउंड जस्ट लाइक व्हाइट भी चलेगा या फिर दूसरी बैकग्राउंड इसमें चल जाएगा। देखो दोस्तों, आप ना कोई बैंक की फॉर्म फिलअप करोगे, आईबीपीएस के अंतर्गत जो भी फॉर्म आएगी ना, बैंक, आरआरबी, पीओ, एसबीआई, पीओ क्लर्क, कुछ भी फॉर्म, तो सबके लिए इंस्ट्रक्शन एक ही होता है। इस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। जो पिक्चर लेंगे बहुत ज्यादा जो सनी डे, मतलब दोपहर की पिक्चर नहीं होना चाहिए। उस टाइप का पिक्चर लेंगे जिसके पीछे शैडो बनो, आपके चेहरे पे शैडो बन जाए, वैसा फोटो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। वैसा फोटो नहीं देंगे। और भी इंस्ट्रक्शन के अंदर होती है, जैसे रेड आई ना हो फोटो पे। रेड आई कब बनती है पता है आपको, जब आप मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे, अगर आपको स्कैनर नहीं है तो बिल्कुल आप मोबाइल से भी फोटो लेके दे सकते हैं इसको। लेकिन जब मोबाइल यूज करेंगे आप, तो उसके पास फ्लैश लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्लैश लाइट लेके यूज करते हैं और फ्लैश लाइट जला के अगर आप फोन का, मोबाइल से फोटो खींचते हैं ना, तो आपकी आंखें रेड दिखती है वहां पे। वो बोल रहा है रेड आई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। आप कोई जैसे टोपी पहन रहे हो, हैट्स ले रहे हो, या फिर डार्क ग्लास ले रहे हो, ब्लैक वाली चश्मा, उस टाइप का यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं आपको पहन के लगाना है। क्योंकि अगर आप ब्लैक चश्मा लोगे या फिर हैट्स, टोपी, कैप वगैरह पहनोगे, तो हो सकता है कि चेहरा आपका कवर्ड हो जाए और उसके चलते फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीजों का आपको सावधानियां बरतनी है फोटो लेते समय। डायमेंशन क्या होना चाहिए, 200 से 230 पिक्सल की डायमेंशन होनी चाहिए। और साइज होना चाहिए 20 केबी से लेके 50 केबी के अंदर का। देखो दोस्तों, जब आप बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं ना, या फिर आईबीपीएस पे कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरते हैं ना, तो हम पिक्सल को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पिक्सल यहाँ पे मैच हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, साइज बिल्कुल मैच होना चाहिए। 50 केबी से 20 केबी के अंदर का पिक्चर लेंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगा।
अगर ये आपको डायमेंशन ऊपर नीचे हो जाए, कहीं डायमेंशन ज्यादा हो जाए कि कम हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं करके दिखलाऊंगा आपको। उसी तरह फोटो के बारे में आप देख लिए, तो सिग्नेचर के बारे में बिल्कुल ऐसा ही आपको फॉलो करना है। सिग्नेचर के लिए भी रूल ऐसे ही लगेगी, है ना, कि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं लिखना, और एक व्हाइट पेज लेके देना आपको, व्हाइट पेज पे अपना सिग्नेचर दे दो अच्छे से, उसको क्रॉप कर लो और अपलोड कर दो। 800 डीपीआई, जितना भी डीपीआई बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका क्वालिटी और बेहतर आएगा। लेंगे जो जितना साइज मांग रहे उतना लेंगे, है ना। अगर डिक्लेरेशन की बात की जाए, तो डिक्लेरेशन आप 50 के से लेकर 100 के बीच का लेंगे, और डायमेंशन 800 से लेकर 400 लेंगे। तो खैर हम इस केस में डायमेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे, डायमेंशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी के एज इट इज सारा नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख लेंगे और रजिस्ट्रेशन करने चलेंगे। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही आप रजिस्ट्रेशन करने चलो, ताकि फॉर्म आपका भविष्य में रिजेक्ट ना हो। अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कंप्लीट नहीं करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, और आप हड़बड़ में जाने अनजाने में गलत फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। हमने इंस्ट्रक्शन सारी फॉलो कर ली हुई है, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलेंगे। जैसे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, आपके सामने इस टाइप इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर डेटा पुट करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पे डेटा को पुट कर लेना है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रही है सेम उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है रंजीत कुमार, मैं यहाँ पे रंजीत कुमार लिखूंगा, तो बोल रहा फर्स्ट नेम लिखना है, कंफर्म फर्स्ट नेम। फर्स्ट यहाँ पे रो में फर्स्ट नेम लिखना है, सेकेंड रो में कंफर्म फर्स्ट नेम, उसी का 2 बार लिखना है। ये नहीं कि आप इसमें कुछ गलत मीनिंग लिख रहे हो, इसमें गलत मीनिंग लिख रहे हो, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर फोटो ये कह लीजिए कि फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा। मेरा नाम सिर्फ रंजीत कुमार ही है, तो लास्ट नेम होता है कुमार, तो मैं लास्ट नेम यहाँ पे कुमार टाइप करूंगा। अगर मेरा नाम ये होता है रंजीत कुमार वर्मा, तो मैं कुमार सेकेंड नेम लिखता, मिडिल नेम 2 बार, और लास्ट नेम पे वर्मा लिखता लास्ट में। ठीक है, लेकिन मेरे इस केस में मेरे पास सिर्फ 2 ही नाम है, रंजीत और कुमार, मतलब कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर कोई लड़का यहाँ पे कुछ गलती कर दे, तो कुमार की जगह कुछ यहाँ पे कुछ और भी वर्ड टाइप कर ले, या फिर आपसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई, तो कैसे सुधारोगे इस फॉर्म को? मैं कुछ गलती करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि कुछ बंदे ऐसे भी होते जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती है, तो उसको कैसे फॉर्म सबमिट करने से पहले गलती को सुधारेंगे कैसे? तो ये देखता हूँ, मैंने जैसे इस केस में गलती किया हुआ है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, अब यहाँ पे मांग रहा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे जाएंगे और मैं अपना ही मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ओके, 2 बार मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अंदर जाएंगे, अगर आपके पास कोई फोन नंबर एक्स्ट्रा है, आपके पास 2 सिम यूज करते हो, तो डाल दो यहाँ पे, नहीं है तो छोड़ दो यहाँ पे। याद रहे कि आप फोन नंबर जो भी देंगे +91 यहाँ पर नहीं लगाएंगे, और ना ही जीरो लगाएंगे, क्योंकि ये प्रीफिक्स जो होती है ना, रिजर्व, इसको हटा के डालना होता है। ठीक है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैं यहाँ पे प्रॉपर दे रहा हूँ, ईमेल स्मॉल में ही प्रीफर होता है। माही साइबर, कैपिटल में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईमेल जो होता है ना, इनसेंसिटिव केस होता है ना ये। आप इसमें कैपिटल दो स्मॉल दो, फर्क नहीं पड़ता ईमेल में। ईमेल दे दिए, उसके बाद @, उसके बाद जो होता है @gmail.com, yahoo.com, उसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। अब ये पूरा ईमेल आप से पहले जो होता है आप लिख लो, उसके बाद जो आप डोमेन नेम देने वाले हो, अब इसके अंदर सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर टाइप नहीं होता है, क्योंकि ये डोमेन नेम आपके पास ना ये लिख रखता है पहले से। तो आप जीमेल बनाए होंगे, या फिर याहू बनाए होंगे, या फिर हॉटमेल होगा, जो भी रेडिफ होगा, लाइव होगा, जो भी ईमेल होगा, इसमें से ही चूज करना आपको। अपने से कुछ एक्स्ट्रा ईमेल बना कर रखो, किसी और सर्वर पे ईमेल बनाते हो, आप यहाँ पे अदर में जाके और यहाँ पे टाइप करेंगे उसको। जैसे मान लो कि मेरा नाम है .xyz.com। अब XYZ तो कोई डोमेन होता नहीं है, लेकिन किसी ने ऐसा सर्वर पे ईमेल बना लिया, तो आपको यहाँ पे देना है उसको। फिलहाल मैं नहीं देता, मेरे पास जीमेल है, मैं जीमेल इस लिस्ट के अंदर आ रही है, मैं चुन लूंगा, मतलब उसको चूज करके यहाँ पे दे दूंगा। अब नेक्स्ट नीचे चलेंगे, अब फिर से ईमेल को टाइप करेंगे, वही जो ऊपर वाला आपने लिया था, लेकिन इस बार इसमें ईमेल अपना पूरा प्रॉपर रूप से दोगे। इस बार डोमेन नेम इसके साथ ही देना है। ठीक है। ईमेल में अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, मतलब ईमेल में अगर मेरे से कुछ गलतियां हो जाती है, तो कैसे सुधारेंगे? तो देखते हैं। मैं जानबूझ के कुछ एंट्री गलत डाल रहा हूँ, ताकि इस केस में मैं आपको सुधार के भी दिखला दूं। तो आपके अकॉर्डिंग आपने डेटा सही देना है, आपको आपको गलत नहीं करना। अगर आप जो लिख लोगे ना, गलत हो सही हो, आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। क्लिक करने के बाद
आप देखेंगे कि आप जो भी गलतियां करेंगे ये आपको पहले से नोटिफाई कर देगा कि आपने एक रेट दे दिया है, इंडिकेशन दे रहा है लास्ट नेम एंड कंफर्म लास्ट नेम शुड बी सेम, आपका गलत है यहाँ पे, आपकी गलतियां यहाँ पे नजर आ जाएंगी, आपको सही लिखना है। देखो ये स्मॉल आपने लिखा ना, वो भी एरर है, आपको यहाँ पे कैपिटल की जगह पे कैपिटल ही लिखना। देखो ये एरर यहाँ से डिटेक्ट किया, हट गया, एरर यहाँ से खत्म हो गया, मतलब मैंने वर्ड को सही कर लिया। दूसरा ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी शुड बी सेम, जो कि ईमेल आईडी मेरा कहीं ना कहीं गलत होगा, देखो यहाँ पे जैसे गलत था तो मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, है ना। अब मेरा कोई एरर नहीं है। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट, यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट एंड सेव पे जाऊंगा। जैसे नेक्स्ट एंड सेव पे जाओगे एक यहाँ पे आ रहा है आपको ये पॉपअप, यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ये बोल रहा है ना आर यू श्योर टू डेटा इंटर इज करेक्ट, मतलब जो भी बता रहा है कि आपने सही दिया हुआ है, अब इसको ओके कर देंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हो आप यहाँ पे अभी कैंसिल कर लो, तो फिर फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन से पहले ही आपने फॉर्म को रोक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करना है मुझे, मेरे डेटा सब सही है यहाँ पे, आप यहाँ पे इस बार ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड यहाँ पे दिखेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का पासवर्ड का आप सेव कर लेंगे, क्योंकि आगे में आगे चल के ये आपको काम आएगा। एडमिट कार्ड निकालते समय, आपका रिजल्ट चेक करते समय, हर जगह रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड काम आएगा। यहाँ पे फिर मांग रहा है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे जाएंगे और हमारा फोटो जहाँ होगा उसको हम ले लेंगे। तो मैंने एक फोटो स्कैन किया हुआ है, लेकिन मैंने उसको रिसाइज नहीं किया हुआ है, तो बिना रिसाइज किए हुए डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करोगे। मैंने इस फोटो को स्कैन किया हुआ है और देखा ना यहाँ पे दिख रहा है मेरा फोटो पीएनजी फाइल में है, दिख रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं लेगा। मैं जानबूझकर कुछ गलतियां कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। डायमेंशन देखो, डायमेंशन भी देखो इसका, है ना, 458 से 545 डायमेंशन ज्यादा है, और के भी देखो 277 के बी, ये भी ज्यादा है, क्योंकि 50 के बी के अंदर होना चाहिए। मैं करता हूँ ओके, आगे चलता हूँ। देखा ये रुक गया फॉर्म यहाँ पे, ये बोल रहा है कि फोटो आपका गलत है, आप 50 के बी से लेके 20 के बी के अंदर का फोटो डालो। तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ फॉर्म को, वहाँ पे था तो मैं इसको रिसाइज करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और माउस से राइट क्लिक दबाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ यहाँ पे जाएंगे, विंडोज पिक्चर मैनेजर इसको बोलते हैं, ये वाली साइन आएगा। मेरे अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, वर्जन लेके चल रहा हूँ। अगर आप 16 हो या फिर 2007 में चला रहे हो तो विंडोज ऑफिस पिक्चर मैनेजर ऐसा जरूर आएगा, ये वाला इस टाइप का फोटो आएगा, उसका लोगो आएगा। इसको एक बार ओपन कर लेना है यहाँ पे आपको। ओपन करने के बाद मेरा पिक्चर ऐसा आ गया टोटल। एडिट पिक्चर पे जाऊंगा और इस पिक्चर को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे क्रॉप में जाएंगे तो फोटो के साइज को क्रॉप कर सकते हैं, तो मुझे क्रॉप नहीं करना, मुझे इसके साइज को छोटी करनी है, मतलब मुझे रीसाइज करना है। फिर से एडिट पे जाएंगे और इस बार मुझे रीसाइज नीचे दिखेगा, यहाँ दिख रहा है आपको, रीसाइज पे जाएंगे और देखेंगे मेरा यहाँ पे पिक्सल जो है डायमेंशन जिसको बोलते हैं वो भी ज्यादा है। आप चाहो तो इसमें से कुछ डायमेंशन चूज कर सकते हो। प्रीफर डायमेंशन ये रिकमेंडेड होती है कि कोई फॉर्म पे आप इस डायमेंशन को लेकर फॉलो करोगे। तो अभी मैंने बोला ना कि बैंक वाली फॉर्म में आपको डायमेंशन देखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्म के केस में आपको छोड़ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन से। या फिर देना चाहो तो आप यहाँ पे डायमेंशन इसमें से चूज कर लोगे, लेकिन आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग डायमेंशन क्या था, 200 से 230 था, मतलब 200 आपकी चौड़ाई थी और लंबाई 230 था, यही बात था ना। तो इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है वो, लेकिन यहाँ पे फिर आ जाएगा, कस्टम डायमेंशन पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे 200 और इसको भी ले लेंगे हाइट को 230। ओके, लिखा नहीं, विड्थ गुने हाइट, विड्थ गुने हाइट, और इस बार इसको कर देंगे ओके। तो देखेंगे आपका फोटो यहाँ पे बिल्कुल डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैच हो गया, 200 से अंदर में है 193 और 230, मतलब सही चल रहा है। ठीक है, इसको हम एक नया ऑप्शन में सेव कर लेंगे। हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव एज पे जाके और हम यहाँ पे पीएचपी यहाँ पे 123 के नाम से दोबारा सेव कर लेते हैं और करते ओके। ये हमारा पिक्चर सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको हम कट कर देंगे, हटा देंगे, फिर से इस पिक्चर को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, उसी पे जाएंगे और देखेंगे इस बार कितने केबी का हमारा फोटो रिसाइज हुआ है। ये हमारा फोटो अगर हम यहाँ पे जाके देखें ऐसे भी ना 68 केबी का है, ये फोटो हमारा नहीं लेने वाला है। दूसरी चीज है यहाँ पे पीएनजी फाइल में वो भी अपलोड नहीं होने वाला है,
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को 68 के बी है ना, 50 के बी करता हूँ। तो मैं इस बार मैं जाऊंगा यहाँ पे, फिर से एडिट पिक्चर मैनेजर पे जाएंगे, रिसाइज में, और थोड़ा छोटा करेंगे, ये डायमेंशन छोटा हो जाएगा, इट्स ओके चलेगा, इसको ओके कर देना है। और मैं कर दूंगा इस पर कंट्रोल एस, क्योंकि मैं इसी पे रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव किया जाता है। अब ये हो गया 54 के बी, अभी भी नहीं लेगा, और छोटा करते हैं। इस देखो यहाँ से ना आप पिक्चर के साइज को बढ़ा सकते हो, यहाँ से देखा बड़ी हो रही है, उसका डायमेंशन भी बड़ा हो रहा है। और यहाँ से नीचे वाला बटन से दबाए रखो, ये छोटी ऑटोमेटिक हो जाएगी, डायमेंशन भी छोटा हो रहा है। कंट्रोल एस ले सेव कर दे रहा हूँ, और अब देखता हूँ कितने केबी का है, 49.7 केबी का है। अब ये चलेगा। लेकिन पता है गड़बड़ क्या हुआ, इसके अंदर जो फाइल थी ना वो पीएनजी फाइल है, जो कि मुझे जेपीजी चाहिए होगा। इसको क्लोज करता हूँ और फॉर्म पे चलता हूँ फिर से, और अपलोड करके दिखलाता हूँ ये अपलोड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इस पे चलेंगे, ब्राउज पे जाके फोटो ये थी हमारी ना, ये वाली, देखा अभी भी नहीं ले रहा, क्या बोल रहा है, फाइल शुड बी आइदर जेपीजी और जेपीईजी। अब जेपीईजी किसको बोलते हैं, जो मोबाइल से फोटो खींचते हो, व्हाट्सएप से आप कंप्यूटर पे इंपोर्ट करते हो, तो वो सभी फोटो हमारा जेपीईजी होता है, और जेपीजी वो स्कैन करते हैं। तो दोनों एक ही बात होगी, आप चाहे तो दोनों के अंदर में से कोई भी फॉर्मेट हो काम कर जाएगा। लेकिन मेरा फॉर्म तो यहाँ पे पीएनजी के फाइल में है, उसको चेंज करना होगा जेपीजी के फाइल में। कैसे, अब ये चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा देखते हैं, पिक्चर ऑफिस मैनेजर में आ गए। ठीक है, और इस बार मैं सेव करने पे जाऊंगा, सेव एज क्लिक करूंगा, और सेव करते समय आप यहाँ पे देखेंगे जो पोर्टेबल पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये उसके अलावा किसी और वर्जन यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो कुछ भी लिखेंगे पीएनजी में ही फाइल सेव होने वाला है। इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से इसको भी क्लोज कर देंगे। मतलब इस फाइल को मुझे कहीं और जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन पे जाता हूँ, इस बार मैं इसको पेंट में ओपन करूंगा। इंटरनेट है तो बहुत बढ़िया, अगर इंटरनेट नहीं है पेंट पे जाओ, एमएस पेंट। पेंट आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री मिलता है, हर कंप्यूटर में होगा। पेंट पे जाएंगे और कुछ नहीं करना, बाकी सारा बना हुआ है। देखो मैं चाहूँ तो फोटो के यहाँ से भी रिसाइज कर सकता था, है ना, यहाँ पे पिक्सल के अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकता हूँ, सेम चीज आने वाला है। लेकिन मुझे रिसाइज अब नहीं करना, रिसाइज ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं जाऊंगा सेव करूंगा इसको, सेव एज पे। अभी सेव एज पे जाओगे ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आएगा, लेकिन आपको क्या मांगा जा रहा है आपसे, जेपीईजी या फिर जेपीजी, इसको क्लिक कर देना है एक बार। अब इसको मैं सेव करूंगा, किसी और नाम से सेव करना चाहो कर लो। तो मैं यहाँ पे 4 5 ऐसे कुछ भी करके ना कर देता हूँ। और देखना यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप जेपीजी सेलेक्ट कर लोगे, जेपीजी या फिर जेपीजी, और कर देंगे ओके। इसको कर देंगे ओके, और इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। देखे ना मेरा फोटो यहाँ पे दूसरे नाम से सेव हो गई। अब ये फोटो मेरा कितना केबी का बन गया दिखाऊं, 8 केबी का फोटो बन गया। इस फोटो पे जाके राइट क्लिक करते हैं, अभी भी ये फोटो अपलोड नहीं होगा। क्यों नहीं अपलोड होगा, देखो दिखाता हूँ मैं। सेलेक्ट करता हूँ, शो ऑल फाइल पे जाऊंगा, और फोटो मैंने इस बार ये बनाया था 1 2 3 5 6, डबल क्लिक कर लेंगे, ले लेंगे। अभी भी इसलिए नहीं अपलोड हो रहा, ये बोल रहा है कि फोटो आपका 20 केबी से अभी भी कम है। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ से राइट क्लिक फिर करेंगे और ओपन विथ पे जाएंगे, और आप इस बार इस पे चले जाएंगे, ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये सबसे आसान होता है पिक्चर बनाना। ठीक है, और देखेंगे 8 केबी का फोटो है, इसको बड़ा करना मुझे कितना, 20 केबी प्लस। तो मैं यहाँ पे 200% ले लेता हूँ, डायमेंशन भी बढ़ जाएगा, और कंट्रोल एस कर देंगे। ठीक है, 18 केबी का हुआ, अभी भी अपलोड नहीं होगा, पर और बढ़ा लेता हूँ, चलो मैं 1.5 कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। देखो ये 30 केबी का हो गया, ये फोटो इस पर अपलोड हो जाएगा। दोबारा चलते हैं फिर वेबसाइट पे, और फोटो इस बार मैं फाइनल अपलोड करने वाला हूँ, और ये फाइनल मेरा फोटो अपलोड हो जाएगा। देखो ना, ये लोडिंग ले रहा, अपलोड हो गया ना। लेकिन ये फोटो है ना, क्या देख रहा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस फोटो को डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ मैं। और इसी फोटो को मैं एक ही बार में चाहूँ तो मैं अपने एक ही बार में फोटो को मैं जेपीजी भी कन्वर्ट कर लूंगा और रिसाइज भी कर लूंगा। ऐसा कोई सिस्टम मैं देके चल रहा हूँ। तो चलो कैसे करेंगे हम लोग। तो सारी फोटो को मैं पहले वाली डिलीट कर रहा हूँ। पहले वाली ओरिजिनल फोटो ये थी ना, ओरिजिनल फोटो ये थी। इस प्रॉपर्टी पे चलेंगे, जो हमारी पीएनजी की फाइल थी, याद है कुछ दिखा ना, पीएनजी का फाइल था, 277 केबी का था, बहुत बड़ी फोटो है ये। मैं इसको डायरेक्ट यहीं से पेंट में इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, ओपन विथ,
पेंट में चले जाओ, है ना, और डायरेक्ट यहीं पे जाके आप ना इसको डायरेक्टली बस सेव कर लो। आप यहाँ से जेपीजी फाइल में सेव कर लेते हैं, और किस नाम से, आप यहाँ पे कुछ भी नाम सेव कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डायरेक्ट जेपीजी यहाँ पे आ गया ना, और कर देना ओके, इसको कर देना ओके, इसको इस पर क्लोज कर दो। ये फोटो हमारा ये रहा, ठीक है। इस फोटो पे राइट क्लिक करके हम देखना चाहें मेरा साइज क्या बना हुआ है, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और एक ही बार में देखा ना ये 50 केबी का फोटो बन गया, और जेपीजी भी बन गया, मतलब एक बार में मेरा काम हो गया। लेकिन फिर भी लग रहा है कि 50 केबी से अंदर होना चाहिए, और ये फोटो हमारा 50 केबी का है, मुझे थोड़ी सी इसको और रिसाइज करने की जरूरत है। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ पे जाऊंगा, पिक्चर मैनेजर पे जाऊंगा, दिखा इसका क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं हुआ, बेहतर क्वालिटी में जेपीजी में आ गया, है ना। बिल्कुल रेजोल्यूशन वही जो पहले रेजोल्यूशन हमारा फोटो का था, वही रेजोल्यूशन आ गया। रेजोल्यूशन कहने का मतलब हो गया आपका ये पिक्सल में जो दे रहा था ना, हाइट और विड्थ, वो हमारा बिल्कुल वैसा ही है। 50 के भी दिख रहा है, मुझे हल्की सी डाउन करने की जरूरत है। यहाँ पे जाकर नीचे की तरफ हल्का सा डाउन कर दूंगा, हल्की सी, ओके, और ओके कर देना, कंट्रोल एस कर देना, ठीक है। देखा 33 के बी का आ गया, बिल्कुल हाई क्वालिटी का पिक्चर है, और 33 के बी का आ गया मेरे सामने, ठीक है। इसको मैं अपलोड करता हूँ फिर से बार, फिर से ये अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये फोटो बेहतर क्वालिटी की पिक्चर हमारी और रिसाइज किया हुआ है। ये फोटो था ना, अपलोड करते हैं, देखा पहले से बेहतर क्वालिटी का पिक्चर भी आ गया, सब चीज आ गया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा चेक कर लूंगा, चेक बोल रहा ना, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, मतलब जो फोटो के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल सही लेके चल रहा हूँ, तो वो इसलिए यहाँ पे चेक करना होगा। अगर आप चेक नहीं करोगे तो ये फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। दूसरी मांग रहा है सिग्नेचर को स्कैन करो, सिग्नेचर को लेके चलते हैं यहाँ पे, और सिग्नेचर हमारे सामने ये है, जेपीजी का है लेकिन 117 केबी का है, जो कि नहीं लेगा, क्योंकि 10 से 20 केबी का सिग्नेचर चाहिए, तो मैं छोटा करने वाला हूँ। यहाँ पे चलेंगे, सिग्नेचर पे राइट क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, देखा ना 117 केबी का है, और रंजीत कुमार का सिग्नेचर है जो कि मेरा है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 50 लेके चलता हूँ डायरेक्ट, इसको आधा कम कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और देखता हूँ कितना हुआ। अभी 43 केबी का अभी भी नहीं लेगा, अभी और कम करते हैं, 50 और करते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, और देखते हैं। कंट्रोल एस का मतलब होता है तो हमारी ओरिजिनल फाइल थी ना, ये हमारा उसी पे सेट हो जाएगा। इस बार देखते हैं कितने केबी का फोटो बना हमारा, तो 16 केबी का बना, बिल्कुल सही ले लेगा। देखो डायमेंशन यहाँ पे ज्यादा है, तो डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैंक वाले फॉर्म पे डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बार ले लो ना, ब्राउज फाइल करके सिग्नेचर यहाँ पे ले लो, कहाँ गया, यहाँ पे ले लिया ना। देखो ये बोल रहा है ना कि सिग्नेचर शुड नॉट बी कैपिटल लेटर, हाँ बिल्कुल कैपिटल लेटर नहीं है, लेकिन उस केस में क्या करेंगे, अगर किसी लड़का का सिग्नेचर ही कैपिटल करता हो, बहुत कैंडिडेट मैंने ऐसे देखे जिनके सिग्नेचर पूरी कैपिटल करते हैं वो लोग, तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो लोग कैपिटल में सिग्नेचर करते हैं वो कैपिटल में ही करेंगे, वो यहाँ पे जबरदस्ती का शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हैबिट्स बन चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट पे उन्होंने कैपिटल में साइन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी कैपिटल को ही फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरल केस में कैपिटल नहीं किया जाता, लेकिन जिनके लिए होती है उनके लिए चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैं चेक ना करूँ ना, दोनों में से किसी एक को छोड़ दी यहाँ पे और आगे बढ़ता हूँ, देखो क्या होता है, मैं चेक नहीं करता, नेक्स्ट करता हूँ, बोल दिया ना प्लीज कंप्लीट द सिग्नेचर डिक्लेरेशन, ये होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। अब डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, अब मैं चलता हूँ आगे, जैसे नेक्स्ट करूंगा मेरे सामने एक लंबी चौड़ी सी फॉर्म आएगी, देखना ना बहुत नीचे तक की लंबी सी फॉर्म खुलती है, एक एक स्टेप को समझ समझ के फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले मांगता है डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हो, सॉरी, हाँ वही हुआ ना, तो देखो ना किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हो, जैसे आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर इंजीनियर लोग के लिए हो गया, डॉक्टर लीगल के लिए हो गया, तो ये ऐसे आप अप्लाई कुछ भी ऐसे नहीं कर देना, आपको यहाँ पे जाना होगा फिर से नोटिफिकेशन पे, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे पोस्ट कौन सी है, और यहाँ पे एक ही क्वालिफिकेशन कौन सी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करेगी, आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, गलत हो जाएगी, जबरदस्ती का फॉर्म नहीं भरा जाता। जैसे मान लो कि मैं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए, या फिर सीए होना चाहिए, तो मान के चलता हूँ मैं भी अकाउंटेंट का पोस्ट अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट ले लूंगा।
मैं कैटेगरी क्या हूँ, जनरल हूँ, मतलब यू आर अनरिजर्व बोलेंगे उसको, या फिर जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस है बंदे उसका, ओबीसी है, एसटी है, एससी है। आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जब डीबी आपकी चलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो वहाँ पे या फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ ईडब्ल्यूएस, तो है ना, ये बोल रहा है कि आप ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अप्लाई तो कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब जब डीबी के समय आपको ये ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, तो मान लीजिए मैं अभी क्या हूँ, मैं जनरल से हूँ, मैं अनरिजर्व कर लेता हूँ और करता हूँ ओके, और आगे चलता हूँ। भाई जो जो कैटेगरी वो अपना फिलअप करेगा। यहाँ पे आपसे कोई कैटेगरी नहीं मांगा जा रहा, डीबी के समय मांगा जाएगा। आप यहाँ पे मैं जनरल लेता हूँ, जनरल लेके चलता हूँ आगे। नेक्स्ट स्टेप होता है, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, मतलब कि क्या आप विकलांग हो? अगर 40% से ज्यादा का विकलांगता आपके पास है, सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे यस करो। और पूछेगा किस टाइप का विकलांग है, ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं लेता हूँ यहाँ ए, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि ए में हूँ तो किस लिए मैं विकलांग, ए के अंदर कौन सा कैटेगरी है, बी के अंदर कौन सा कैटेगरी है, सारा यहाँ पे आप उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा कि मैं किस कैटेगरी का विकलांग हूँ? इसके लिए आपको मैं बोला था ना, नोटिफिकेशन आपको पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर विकलांग का कैटेगरी बना हुआ है कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा विकलांग आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने यहाँ पे ए बी सी डी सिलेक्ट करेगा। ऐसे कुछ भी जो मर्जी सो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई मल्टीपल विकलांग है तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे मल्टीपल विकलांग ले सकता है। यहाँ पे देखो ना, जैसे ए के अंदर क्या आ रही है, यहाँ पे ना ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन, जिसका लो विजन है, ए का प्रॉब्लम है, या फिर बिल्कुल अंधा ही है, ब्लाइंडलेस है, वो यहाँ पे कोई भी एक ले सकता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बी लेता है, बी के अंदर क्या आता है, यहाँ पे ओके कर लेंगे, और बी के अंदर बताएगा कि आप डीफ बहरा हो, गूंगा हो, है ना, हियरिंग या फिर डीफ, गूंगा बहरा ऐसा, तो जो होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। तो उस इसी तरह आप यहाँ पे अपने अपना विकलांगता अगर किसी के पास है तो सिलेक्ट करके अपने ले लेगा। सी के अंतर्गत आता है वन आर्म, एक एक मतलब बांह से विकलांग है, एक हाथ से विकलांग है, एक पैर से विकलांग है, दोनों पैर से, ये सभी चीजें हैं उसके लिए जो इसमें से दुख देना चाहे। अगर कोई है तब ये फील करेगा, नहीं है तो वो फील ऐसे गलत डेटा नहीं एंट्री देगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं यहाँ पर नो करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मेरी विकलांगता की टाइप खत्म हो जाएगा। जब मैं विकलांग हूं ही नहीं तो टाइप कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे ना। और ये सभी चीज जो मांगा जा रहा है या फिर इसलिए नहीं मांगा जाएगा, अब विकलांगता यस करोगे तब मांगा जाएगा। यहाँ पे विकलांगता तब मांगा जाएगा जब आप विकलांग रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं नो हूं तो मेरे लिए सारा चीज यहाँ पे डिसेबल्ड है ना, दिख रहा ना, कोई भी यहाँ पे इनेबल नहीं है। जो इनेबल है तो जैसे इसको इनेबल बोलते हैं ना, जिसमें क्लिक की जाए इनेबल है, और जो बिल्कुल क्लिकेबल ही नहीं हो वो डिसेबल होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये हमारे लिए यहाँ पे क्लिकेबल है, इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अरे पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी, क्या ये फिर से वही बात बोला जा रहा है विकलांग को लेकर? अब मैं हूं नहीं तो मैं यहाँ पे सब जगह नो ही कर दूंगा, है ना, मैं यहाँ पे नो करके ही आगे बढ़ जाऊंगा। और चलता हूँ फिर और आगे। और देखो, आर यू विडोज, डाइवोर्स वोमेन, या वोमेन लीगली सेपरेट विद देयर हस्बैंड, मतलब वैसे ये गर्ल्स कैंडिडेट में आएंगे जो विडो हो, विधवा हो, या फिर डाइवोर्स दिया हो, या फिर वो अलग रहते हो हस्बैंड से शादीशुदा के अलावा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। लेकिन इस केस में मैं तो मेल कैंडिडेट हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा, सबको नो करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये आप OSCL में पहले से जॉब कर रहे हो उसके लिए होता है, मैं नहीं कर रहा जॉब पहले से। आर यू कंफर्म एम्प्लॉय ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, पहले से आप जॉब कर रहे हो क्या, उसके एम्प्लॉय हो, तो भी आप यस करो, नहीं है तो नो करो। मैं नो नो करूंगा यहाँ पे। रिलीजन विथ यू बिलोंग्स, आप किस रिलीजन, मैं हिंदू हूँ, आप यहाँ पे जो भी अपना धर्म लेंगे चुन लेंगे एक बार, आगे चलेंगे। नेक्स्ट बोलता है डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब मैं करूंगा यहाँ पे नो, मतलब रिलीजन के अंदर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, आप हो तो यहाँ पे यस करोगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में यहाँ पे नहीं हूँ तो नो, नो ही करूंगा। बाकी के सारा चीज यहाँ पे अगर आपको ये सब चीजें हैं, इस यूएस के शॉर्ट सर्विसेज, आप अगर एप्लीकेबल हो, एक सर्विसमैन हो, यस करो, नहीं हो तो नो करो। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन को नो करने वाला हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर आता ही नहीं ना, तो मैं नो ही करूंगा। बाकी ध्यान से फॉर्म फिलअप करेंगे, जो अपने लिए एप्लीकेबल समझेंगे इसको, वो अपने यहाँ पे मतलब चेक को चेक करेंगे। जो एप्लीकेबल नहीं होंगे, जबरदस्ती का आप यहाँ पे कुछ गलत फॉर्म ना डालें। नेशनल तो सिटीजन तो इंडिया ही होगा, अदर कंट्री का हूँ नहीं मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार ही फिलअप करूंगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मुझे कहाँ लेना है, पटना, तो मुझे पटना ही लेना है। दूसरी ये होता है प्री,
बैंक के फॉर्म में आपको पता है ना कि प्री और मेंस दो चीजें होती है, सेम वही चीजें हैं, क्योंकि आईबीपीएस ले रहा है और ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो बैंक के कंडीशन को ही फॉलो करती है, बिल्कुल उसी के तहत ये चलेगा। मेंस के लिए भी मैं बिहार में ही सिलेक्ट करूंगा, ये एग्जाम सेंटर है आपका, और पटना। डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे मान लीजिए डेमो डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2000, मैं अब 1 जनवरी 2000 का डेट दे रहा हूँ। याद रहे कि आपका 21 साल से ऊपर होना चाहिए, 31/12/2023 के अकॉर्डिंग, है ना, 31 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी का 31 साल अभी पूर्व मतलब ये 21 ईयर कंप्लीट हो गया और वो बंदा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये इस एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म पुरानी है और अभी निकली हुई है ना, पहले की वैकेंसी है ना, 31/12/2023 के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे देना होगा। और ये डेट से मैच हो रहा तो आप डालोगे, अगर नहीं हो रहा तो नहीं ले पाएगा, है ना, ये खुद ही यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद मेल करना, ठीक है, जो है करेगा, फीमेल जो भी अपना होगा करेगा। ट्विंस ब्रदर का मतलब जुड़वा कोई है तो डालेगा, नहीं है तो नहीं डालेगा। जैसे मैं नहीं हूं तो मैं अपना डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। मैरिड हो तो डालो, नहीं हो तो नहीं हो। अनमैरिड तो डाल दो अनमैरिड, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड हो तो आपका स्पाउस का नाम डालना पड़ेगा। स्पाउस का मतलब अगर आप कैंडिडेट कोई फीमेल फिलअप कर रही है, शादीशुदा है, हस्बैंड का नाम डालेगी। कोई यहाँ पे मेल फीमेल कर रहा है, मतलब मेल कैंडिडेट कोई इस फॉर्म को फिल कर रहा, शादीशुदा है, यहाँ पे मैरिड किया हुआ है, तो अपने वाइफ का नाम देगा, स्पाउस उसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे अनमेरिड हूँ तो यहाँ पे देखना स्पाउस यहाँ पे डिसेबल हो गया। फादर नेम यहाँ पे देना है, तो फादर नेम मैं यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कि राम कुमार हो गया, है ना, मम्मी का नाम यहाँ पे हो गया सीता देवी। ऐसा मैं डेमो दे रहा हूँ सारा चीजें। एड्रेस यहाँ पे आप दे दो ना, यहाँ पे एड्रेस दे दो आप। तो मैं हूँ पटना से, आप यहाँ पे चलो अपना इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिख देते हैं। है ना, ये सभी चीज आपको पुनः बिल्कुल कंप्लीट लिखना है, गलत नहीं टाइप करना कहीं भी, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म सेलेक्ट भी हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ, तो डीबी में जाओगे, फिर आप छठे जाओगे। तो बढ़िया रहेगा कि आप अभी से ही कंप्लीट टाइप करो ना, आप सब कुछ सही। जैसे मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, कंप्लीट वीडियो देखें और आप हर चीज को सीख पाएंगे। अगर आपकी एड्रेस अलग है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे परमानेंट के अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है, या फिर अलग है तो अलग लिखेंगे, या आपकी परमानेंट रही, ये ऊपर वाली रही आपकी कॉरस्पॉन्डेंस। अभी जो डेटा में फिल कर रहा है ना, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, आप बाहर रहते हो, घर आपका यहाँ पे, आप ये दोनों यहाँ पे अनचेक हटा लो, अलग अलग एड्रेस टाइप कर सकते हो आप। मेरे केस में एक ही दोनों है, मैं सेम कर ले रहा हूँ। जीएसटी इनवॉइस जो भी यहाँ पे परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंट करना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इस केस में यहाँ पे कर ले रहा हूँ परमानेंट। देखो मेरे केस में 1180 का पेमेंट आएगा। इस ओके, मैं आगे चलता हूँ, वैलिडेट योर डिटेल पे चलेंगे। अगर आपके पास गलत कुछ होगा, वेरीफाइड वेरीफाइड सक्सेसफुल, मतलब कि गलत मैंने कुछ भी नहीं फॉर्म फिलअप किया तो बिल्कुल सही होगा। गलत करते ना, रेड यहाँ पे आ जाता। मैं गलत करके दिखलाऊं कुछ भी, चलो देखता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि किसी ने यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे डेट ऑफ ईयर छोड़ दिया, ठीक है, और देखो यहाँ पे खुद यहाँ पे रेट बता दिया कि आपकी फॉर्म आप गलत कर रहे हो, है ना। तो आपको ये सब चीजें सावधानी बरतनी है, और कंप्लीट लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप को लेकर फॉलो कर चलना है। और आगे चलता हूँ, सेवन नेक्स्ट, सेवन नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आएगी, ये हो गया हमारी डिटेल्स चल रही है, तो डिटेल्स का स्टेप आएगी नंबर 3 यहाँ पे दे रहा है। हर जगह है ना, इसको स्टेप बोलते हैं, हर एक स्टेप को फॉलो करना। मैंने अकाउंटेंट लिया था, तो मैं यहाँ पे कॉमर्स फील्ड से ही आऊंगा ना, तो कॉमर्स ले लूँ। अब यहाँ पे आप ना, करने के लिए आप आर्ट्स भी कर सकते हो, फॉर्म सबमिट भी हो जाएगी, एग्जाम भी दे दोगे, हो सकता है डीबी में रिजेक्ट कर दे, तो आप प्रॉपर फॉर्म भरो ना, गलत क्यों भरोगे। मैं कॉमर्स का बंदा हूँ, तो आपने पासिंग कब की थी, तो मान लो मैं डेमो दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2000, ये मैंने किया था पासिंग 18 को, चलेगा। मेरी परसेंटेज थी 70%, जो हमारा होता है फर्स्ट डिवीजन। और चलता हूँ आगे। अगर कोई पीजी किया हुआ है, जस्ट लाइक एमबीए वगैरह है ना, फाइनेंस यहाँ पे है ना, जैसे मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन डाल देता हूँ मैंने किया हुआ है, इसमें डालने में क्या, मैं तो डेमो तो दे रहा हूँ। हर कोई डेमो देना चाहता है, आप गलत नहीं फिलअप करोगे, मैं कर रहा हूँ ना, आप नहीं करोगे। और मैं डेमो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पीजी किया हुआ है, इसमें अपने यहाँ पे डिटेल पूरा दे रहा हूँ, ठीक है।
तो ये 80% थी और ये हमारा फर्स्ट डिवीजन था। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको नो कर देना है, पूरा वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे ये। जो भाषा जानते हैं यहाँ पे, इंग्लिश, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता हूँ, है ना। और यहाँ पे चेक कर लेंगे दोनों, रीड राइट स्पीक जो भी आप जानते होंगे, और आगे बढ़ जाएंगे। वैलिड योर डिटेल, डिटेल मेरा सही है, आगे बढ़ जाएंगे। डिटेल गलत होता है तो ये फॉर्म आपको रेड कर देगा वहां पे, है ना। देखो ये, देखो ये फॉर्म मेरा पूरा कंप्लीट हो गया नहीं कंप्लीट। आप एक बार वेरीफाई कर लोगे सारा डिटेल। मुझे वेरीफाई नहीं करना, मुझे लग रहा है कि मैंने फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल मैंने सबमिट कर लिया। यहाँ पे ओके करूंगा, एग्री, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ठीक है, ये रहा प्रीव्यू जो आप मिला रहे थे। मिलाने के बाद आपको आगे जाना है, ऐसे नहीं। अब यहाँ बोल रहे हैं ना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन। थंब इम्प्रेशन में कितना होना चाहिए गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। फिर से वही गाइडलाइन आएगा जो कि आपको फिर से पहले वाले जो पेज में था। कैसे कैसे, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कितना में अपलोड करना है, 200 से ये 20 से 50 के बी। मैं बोला था कि डायमेंशन इसमें जरूरत नहीं है। उस तरह और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन कितना चाहिए, तो 50 से 100 के भी, है ना। ये दो चीजें रखो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इतना की भी, और ये हैंड, ये डिक्लेरेशन इतना के भी। और चलते हैं आगे। तो मेरे सामने मैंने यहाँ पे ना अपना इम्प्रेशन भी दिया हुआ है और डिक्लेरेशन दिया हुआ है। तो मैं एक बार ओपन करके देख लूँ कितने कितने केबी की सभी बनी हुई है। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और देखो ना ये 18 केबी का है, तो चलेगा, और जेपीजी फाइल में है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा एक ही बार में। और इसको मैं देखता हूँ डिक्लेरेशन को, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, 109 केबी का है, और ये जेपीजी तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 80 केबी का वो मांगा था, 80 से 100 केबी का। देखते हैं, अपलोड करके देखते हैं, गलत होगा तो खुद बोल देगा। चलो लेफ्ट हम इंप्रेशन लेते हैं, ब्राउज में शो ऑल फाइल में जाते हैं, और मैं यहाँ पे लेफ्ट हम इंप्रेशन 18 केबी का आ गया, और जेपीजी फाइल भी है ये, ओके कर लेता हूँ। देखा क्या बोल रहा है ना, 20 केबी से 50 केबी लेना है। मेरा गलत हो गया, क्योंकि 20 केबी से 50 केबी लेना है, और यहाँ पे जेपीजी का फाइल होना चाहिए। बिल्कुल मेरा जेपीजी का फाइल है वो तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा ना। तो 20 से 50 मुझे बनाना होगा, और मेरे सामने अभी कितना है ये। तो राइट क्लिक करता हूँ, ओपन करके मैं ऊपर में ही जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ही जाऊंगा, और देखूंगा इसमें 18 केबी का है। एडिट पिक्चर पे जाऊंगा, रिसाइज पे जाऊंगा। इस बार मैं छोटा करने के लिए ना इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, है ना। डायमेंशन छोटा हो रहा है और ये साइज छोटा हो रहा है, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ ना, बड़ा करना चाहता हूँ मैं। तो कितना बड़ा करूँ, तो मैं अभी 100 डालूंगा ना, 100 केबी, सॉरी 100%। भाई 100% तो पहले ही थे, आपको 277 यहाँ पे डायमेंशन थी, उतना ही रह जाएगा, कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मैं 150% डालता हूँ। देखा, साइज भी बढ़ेगा, न्यू साइज ये है आपकी, न्यू साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गई, डायमेंशन इंक्रीज हो गई। ओरिजिनल साइज आपकी ये थी, डायमेंशन बढ़ेगी, ये आपका एमबी भी बढ़ जाएगा, स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। करेंगे ओके, दिखा बड़ा हो गया। इसको मैं कर दूं कंट्रोल लेस, और देखते हैं फिर से जाके 30 केबी का फाइल हो गया। डेफिनेटली इस पर ले लेगा मेरा, है ना। आगे चलते हैं, फिर से इसको लूंगा, और फिर से एक बार आगे चलते हैं और अपलोड करते हैं इसको। देखो यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा, पता क्यों नहीं अपलोड हो रहा, क्योंकि आपने उसी सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जिस नाम से आपने सेव किया था उसी को दोबारा कर रहे हो आप। अब ये वेबसाइट को लगता है कि सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है इस केस में, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट तो सेम ही रहेगा। आप क्या करोगे ना, उसके साइज तो चेंज कर दिया आपने, लेकिन इसको लग रहा है कि पहले वाली डेटा रिकवर कर रहा है। आप उसका नाम को चेंज कर दोगे। तो 009 है इसका नाम ना, रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, बताते हैं मैं आपको, या फिर राइट क्लिक करके रीनेम पे जाएंगे। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SIG साइन, और एंटर कर देंगे, ओके। सॉरी ये मेरा थंब था ना, राइट क्लिक करके मैं अब लिख थंब, THUMB, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता कि थंब में आप क्यों लिख रहे हैं थंब। मैं सूटेबल के लिए लिख रहा हूँ। यूज फाइल पे जाएंगे, इस बार मैं थंब को ले लूंगा, किसके भी का, देखना एक बार में ले लेगा, फिर से ले लिया ना। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, डिक्लेरेशन को ओके कर देंगे। उसी तरह मांगेगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो वो तो मेरा कम था, तो मैं डिक्लेरेशन थोड़ा छोटा कर लूँ,
है ना, क्योंकि ये 100 KB का, कितने KB का था, 109 KB, और जो मांग रहा 80 से 100 KB। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे जाएंगे, और इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाला कर्सर पे जाएंगे ना, देखो जितना ही छोटा हो रहा है ना, ओरिजिनल पिक्चर से आपकी साइज ये न्यू साइज छोटी हो रही है, और कर देंगे ओके, कंट्रोल एस कर देंगे। ज्यादा मैंने छोटा नहीं किया, देखा 90 KB का बन गया। इसको ओके कर लेंगे, और फिर से अपलोड करने जाएंगे, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन पे जाएंगे, चूज फाइल पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक कर दूंगा, और आपके सामने प्रीव्यू आएगा। अगर डॉक्यूमेंट सही है, प्रीव्यू आप मिला लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे ओके। ठीक है, सारा चीज सही है। कैप्चा को रिफ्रेश कर देना है, फिर से कैप्चा यहाँ पे दे देना है, इसको कैप्चा बोलते हैं, 4GB, 4G डी है ना, DB और 9। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी कैप्चा आता है स्मॉल में ही आता है, बैंक के सारे फॉर्म स्मॉल में ही कैप्चा आते हैं। ये कह लीजिए आईबीपीएस जितने भी वेबसाइट पे, आईबीपीएस की वेबसाइट पे जो भी फॉर्म फिलअप की जाएगी, सबका स्टेप यही होता है, और इसी तरह भरा जाएगा। नेक्स्ट एंड सबमिट पे चले जाना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ये फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझसे पेमेंट के लिए मांगा, जो कि दिखा ना, सारा स्टेप को मैं कंप्लीट करते करते लास्ट में मैं पेमेंट पे आ गया। ठीक है, आप फॉर्म को फिर से देखना चाहते हो कि मैंने फॉर्म पे कुछ गलती तो नहीं की, यहाँ पे देखोगे लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, क्लिक करेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया था बिना पेमेंट से पहले ही, फिर से प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और पेमेंट करने पे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ, देखा ना, यहाँ पे प्रीव्यू आपके सामने शो होने लगा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट पे क्लिक किया था। आपके सामने प्रीव्यू शो होने लगा, आपने फॉर्म सही भरा था, गलत भरा था, सारा चीज आप मिला लेंगे फिर से A to Z। लेकिन आप इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबमिट कर चुके हैं फॉर्म को। आप यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं, तो प्रिंट अभी लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज आपके लिए काम आ सकता है, अगर आप ऑनलाइन रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, किसी अदर कैंडिडेट का फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं जो कि आपके सामने नहीं बैठा हुआ है, आप ये चीज उसको दे दो, वो अपने चेक कर लेगा, मिला लेगा, ये सेव करके अब पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा डिस्प्ले पे, है ना। मैं डाउनलोड करके दिखलाता हूँ, डाउनलोड करूंगा, डिस्प्ले पे हमारी ओके कर देंगे, और ये डाउनलोड हो गया। अब मैं अगला को दे दूंगा, वो अपना मिला लेगा, मिला के बोलेगा चलो भाई सब सही है मेरा, अब पेमेंट कर दो। अब ये क्लिक कर लेंगे पेमेंट पे, और ये मैं पेमेंट पे आ जाऊंगा। पेमेंट पे आ गया, यहाँ पे कैप्चा फिल करके पेमेंट पे चलता हूँ। अगर नेट का स्पीड स्लो होगा तो ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा प्रोसेस आपका, वरना ये स्लो ऐसे काम नहीं करता। सबमिट पे जाएंगे, फाइनल सबमिट, सबमिट पे जाएंगे, फिर से ओके करके, और पेमेंट पे जाएंगे। ये मेरा फॉर्म पेमेंट पे जाने वाला है, जाने लगा है। यहाँ पे आप इंटरनेट को नहीं काटेंगे, नहीं ब्राउजर को चेंज करेंगे, क्योंकि गेटवे चेंज होता है एक्चुअली में। अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे दूसरा गेटवे था, और ये आपका पेमेंट गेटवे पे आएगा। पेमेंट गेटवे कौन सी कंपनी का है, विलडेस्क का है। विलडेस्क एक अलग पेमेंट करने की गेटवे होती है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के पेमेंट कर लो, यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर डाल के पेमेंट कर लो, यहाँ पे कौन कौन सी कार्ड एक्सेप्टेबल है वो चीज आएगा यहाँ पे। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, और अदर बैंक आपकी बैंक सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ से। वॉलेट में पैसे हैं आपकी तो कौन सी वॉलेट है, एयरटेल मनी, फ्री रिचार्ज, मोबी, जियो मनी, यस बैंक वॉलेट, पॉकेट वॉलेट, ये सभी चीजें आप यहाँ पे ले लो। या फिर क्यूआर कोड आप भीम यूपीआई से क्लिक करके आप ले लो, या फिर यूपीआई का लिंक डाल के यहाँ पे हो जाएगा। मैं क्यूआर कोड लेके चलता हूँ, मैं पेमेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पे 1180 का पेमेंट आ रहा है। आप यहाँ पे यूपीआई भी लिंक भी डाल सकते हैं, या फिर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, और ये इसको आप स्कैन कर लो। तो मैं फटाफट से पेमेंट कर लेता हूँ, और पेमेंट करने के बाद ये आगे चला जाएगा, और दोबारा फिर से हम इसको लॉगिन करेंगे इस फॉर्म को, और फिर से जैसे मैंने पहले किया था, पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रिंट का ही ऑप्शन दिखेगा, और प्रिंट करके आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, आप इसको फिर से डाउनलोड करेंगे, तो इस टाइप का प्रीव्यू निकाल लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। और इस फॉर्म को जिसको देना है, मतलब जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप ये फॉर्म फिलअप उसका कंप्लीट करके आप उसको दे सकते हैं। अगर आप साइबर कैफे हैं, ई मित्र चला रहे हैं, तो आप ऐसा काम करेंगे, अगर कोई कैंडिडेट खुद का ही अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहा है, तो खुद से ऐसा फिलअप कर लेगा। ओके दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश किया हुआ है कि एक एक एरर को कंप्लीट किया जाए। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो रही है, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वेबसाइट को फॉलो करते रहेंगे और कुछ दिनों के बाद आपकी ये ना एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अभी एडमिट कार्ड चल रही है एसएससी जीडी का, बिहार डीएलएड का एडमिट कार्ड चल रहा है, इसी टाइप का एडमिट कार्ड शो होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका ये एडमिट कार्ड निकल जाएगा। उस एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपके रिजल्ट बनेंगे, रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। बहुत ही स्मूथली और एक आसान सा एक प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। ओके दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एनवीएस नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप इसको भी फॉलो कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी इसको फिलअप करना चाहते हैं, जो भी साइबर कैफे वाले इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, या फिर जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दो, एक प्रोसेस पूरी बना के आपको अपलोड कर दूंगा। प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हो। और एक लास्ट में बात कहना चाहूंगा, आज होली है, इसलिए होली में आप सभी को, सभी दोस्तों को दिल से होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग होली मनाते रहे, घर परिवार के बीच में खुशी से मनाएं। ओके दोस्तों।